हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फिर से लेकर आ गए हैं क्लास 12 फिजिक्स का 5वां चैप्टर जो है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इसका ये वन शॉट वीडियो है। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे उसको आज के इस वीडियो में हम कवर कराने का प्रयास करेंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, आज के इस वीडियो में जितने हम टॉपिक बता रहे हैं उन सभी टॉपिक को अपने नोट्स में नोट डाउन करते हुए चलना है और उसका सॉल्यूशन भी मैं दूंगा, ठीक है ना। तो उसको सॉल्व मैं करूंगा, तो वो सब कुछ आप देखते हुए चलेंगे जी, ठीक है ना। जितने हम क्वेश्चन बता रहे हैं उससे बाहर एक भी प्रश्न इस चैप्टर से नहीं आने वाले। मैं अभी पहले ही आपसे कह दे रहा हूं, मैं अभी तक जहां तक आपको मैं लगभग 3 साल से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहा हूं और 3 साल से मैं कह सकता हूं कि जितने मैं टॉपिक बता रहा हूं ना, इससे बाहर नहीं आते हैं इस चैप्टर से, ठीक है ना। तो उन सभी को आपको तैयार करना है। चलिए जी, अब एक एक करके हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। क्लास 12 फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे परिभाषित किसको करना है? एक द्विपात का कोण है और एक क्या है? नमन कोण है, जिसे हम नति कोण के भी नाम से जानते हैं। नति कोण के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है ना। इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। तो चलिए हम समझ लेते हैं द्विपात का कोण क्या होता है। देखिए, द्विपात का कोण हमने लिखा है, यहाँ पे परिभाषा भी लिखा हुआ है कि लिखा है भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बने कोण को द्विपात का कोण कहते हैं। बट अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको फिगर से समझा देता हूं जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको समझते हैं जी। जैसे सपोज दैट ये हमारी एक हम कह सकते हैं कि पृथ्वी है, ठीक है ना। हमारी ये पृथ्वी है, ठीक है जी। पृथ्वी में थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, ये हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी का ये जो अक्ष होगा, व्हाइट से मैं कर दे रहा हूँ, ये हमारी सपोज दैट एक पृथ्वी है, एक भूगोल अक्ष हम ऐसे बना दे रहे हैं, भौगोलिक अक्ष। ये क्या है? ये है हमारा भौगोलिक याम्योत्तर। और यहीं पे हम जस्ट भौगोलिक याम्योत्तर के पास में ही हम एक बना दे रहे हैं चुंबकीय याम्योत्तर, ठीक है ना। थोड़ा सा एक और चीज़ मैं यहाँ पे कर दूँ, फिगर थोड़ा सा टोटल बना दूंगा तो बेटर रहेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा क्या? ये शायद हो सकता है, नहीं हो पाएगा ये। चलिए कोई नहीं, मैं थोड़ा यहाँ पे फिगर अच्छे से कवर कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, ये हमारी एक हम कह सकते हैं पृथ्वी है। पृथ्वी का एक हमने इस तरीके से फिगर बनाया है। तो ऊपर क्या होता है जी? ऊपर होता है क्या होता है? ऊपर वाला क्या होता है? Ng होता है। Ng मतलब क्या है? भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। और नीचे क्या होता है? नीचे है, इसको हम Sg कहते हैं। S मतलब क्या है? मतलब क्या है? भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है ना। ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, ये भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है। अब इसमें हमने एक चुंबक को ले लिया, जैसे हम मानते हैं ऐसा कि हमारी जो पृथ्वी है उसके केंद्र में चुंबक है, ठीक है ना। ऐसा हम मानते हैं, हमने बहुत सारे वैज्ञानिकों का मानना है। और उसी चुंबक के कारण जो क्या होता है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, ऐसा मानते हैं। बट इसके निगेटिव भी बहुत सारे अपवाद हैं, उस पर मैं डिस्कस अभी नहीं करूंगा, ठीक है ना। फिलहाल अपने टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक चुंबक है। चुंबक का ये जो हमारा ध्रुव है, ये हमारा नॉर्थ ध्रुव है और ये हमारा साउथ ध्रुव है, ठीक है ना। तो देखिए, एक बात मैं बता दूं, इस वाले को, ये जो आपको ये जो रेखा दिखाई दे रही है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं भौगोलिक याम्योत्तर। भौगोलिक याम्योत्तर, ठीक है। ये क्या है? इसे हम कहते हैं चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर,
ठीक है ना, ये वाले आपको रेखा को चुंबकीय यामी उत्तर कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये बताया जाता है कि ये जो भौगोलिक यामी उत्तर है और ये जो चुंबकीय यामी उत्तर है, इसके ठीक बीच में बना जो कोण होगा, इसी कोण को हम क्या कहते हैं, दिक्पात का कोण कहते हैं। बात आप समझे, फिगर से हम क्या आपको बताना चाहते हैं, हम यही कह रहे हैं कि भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। वैसे तो परिभाषा ज्यादा हार्ड नहीं था, बट इस तरीके से परिभाषा आपको अगर मैं केवल बता देता तो उतना मुझे लगता है कि आपके दिमाग में नहीं बैठता। बट ये इस फिगर से आपको समझ में आ रहा है कि ये भौगोलिक याम्योत्तर है, ये चुंबकीय याम्योत्तर है, तो इसके बीच जो बना कोण है वो दिक्पात का कोण कहलाएगा। ठीक है ना। हाँ, एक और बात इसमें आप नोट डाउन में याद रखेंगे, नोट्स में क्या आपको याद रखना है आपको याद रखना है कि जो दिक्पात का कोण है, मतलब इसे आप लिख लेंगे, इसे डी या अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। मतलब दिक्पात के कोण को किससे, डी से या अल्फा से प्रदर्शित हम करते हैं। मैं आशा करता हूं इतनी बात समझ गए होंगे। पहला हमारा दिक्पात का कोण पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। अब आते हैं दूसरे पर। दूसरा हमारा क्या है, नमन कोण या नति कोण। अब नमन या नति कोण क्या होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, नमन कोण और नति कोण क्या होता है इसको समझिएगा। कह रहा है कि पृथ्वी के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता का परिणामी तीव्रता क्षैतिज तीव्रता के साथ जो कोण बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, उस कोण को नति कोण या नमन कोण हम कहते हैं। ठीक है ना। देखिए, जैसे एक फिगर से मैं आपको समझाऊं तब आपको बेटर तरीके से ये समझ में आने वाला है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक क्या है, ये एक फिगर हम बनाकर थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कलर में चेंज कर लूं, ये इसका परिणामी तीव्रता है। ठीक है जी। अब देखिए, अब मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, ये क्या है, पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर तीव्रता और क्षैतिज तीव्रता के बीच बना जो परिणामी तीव्रता होता है ना। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये पृथ्वी के क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर है। देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, पृथ्वी के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता का जो परिणामी तीव्रता होता है, जैसे मैं आपको यह बताऊं कि ये जो H हमने दिखाया है, ये H क्या है, इस दिशा में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये है ऊर्ध्वाधर क्षैतिज तीव्रता है। ये क्या है, क्षैतिज तीव्रता। मैं नाम लिख दूं, ये क्या है, क्षैतिज तीव्रता। ठीक है ना। इस वाले को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर तीव्रता। इस वाले को क्या कहते हैं, ये है हमारा परिणामी। नीचे में यहां पे लिख दे रहा हूं, परिणामी तीव्रता। ठीक है ना। मतलब ये क्षैतिज तीव्रता है, इस वाल जो रेखा है ये है ऊर्ध्वाधर तीव्रता है, और ये क्या है, परिणामी तीव्रता है। तो यहाँ पे यही बात हमें बताया जाता है कि मतलब यही बात बताया गया कि जो पृथ्वी होता है, तो पृथ्वी के क्षैतिज तीव्रता और ऊर्ध्वाधर तीव्रता के बीच बना परिणामी तीव्रता, परिणामी ये जो तीव्रता है, ये क्षैतिज तीव्रता के साथ, ये क्षैतिज तीव्रता के साथ जो कोण बनाता है, उसी कोण को हम क्या कहते हैं, नमन कोण या नति कोण कहते हैं। बात आपको समझ में आया, क्या बात बताया गया है। देखिए, परिभाषा रटना नहीं है, इसलिए विशेषकर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। हमें याद करना है वीडियो में ही। वीडियो देखने से केवल यही मतलब नहीं है कि आप नोट डाउन करें, आप जान ले क्वेश्चन कौन कौन से पूछेंगे। भैया, आपको याद भी कर लेना है। अच्छा स्टूडेंट वही है जो सुनकर ही याद कर ले, 80%, 70%, 90% तक याद कर लें। अब मैं तो रेगुलरली 2 बार 3 बार बोलता हूँ, देखकर ही याद हो जाना चाहिए। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कोई भी हमारी जैसे हमारी पृथ्वी है, तो हम यही कह सकते हैं कि पृथ्वी के क्षैतिज तीव्रता और ऊर्ध्वाधर तीव्रता के बीच बना परिणामी तीव्रता क्षैतिज तीव्रता के साथ जो कोण बनाता है, उसी कोण को हम नमन कोण या नति कोण कहते हैं।
मैं आशा करता हूं कि आपको फिगर से मैंने 2 बार बोल दिया, समझ में आ गया होगा। और हालांकि हमने परिभाषा भी यहाँ पे लिख दिया है कि पृथ्वी के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता, अरे क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता, ठीक है, के बीच बना परिणामी तीव्रता क्षैतिज तीव्रता के साथ जो कोण बनाता है उस कोण को नति कोण या नमन कोण कहते हैं। नति कोण कहे या नमन कोण कहे, बात दोनों एक ही है। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। चलिए ठीक है, ले लिए होंगे ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही मन लगा कि आप थोड़ा सा स्टडी करने पर फोकस कीजिएगा, सब समझ में आने वाला है। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है, ध्यान से आप समझ जाएंगे। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चुंबक के परमाणुविक मॉडल की व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। तो चुंबक का परमाणुविक मॉडल की व्याख्या करने को यहाँ पे हमसे कह रहा है। अब देखिए कैसे हमें करना है परमाणुविक मॉडल की व्याख्या, इसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है जी, देखिए चुंबक के परमाणुविक मॉडल की हमें व्याख्या करना है। यहाँ पे हमने पूरी तरीके से परमाणु मॉडल की व्याख्या कर दिया है, इतना ही आपको लिखना है। ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा आपको बड़ा दिखाई दे रहा होगा, जब कॉपी पे लिखेंगे तो आधे पेज से भी ऊपर आ जाएगा। ये टाइपिंग हुआ है ना, तो छोटा छोटा लिखा गया है, तो ये आपको बहुत ही मतलब जब आप नोट डाउन करेंगे ना तो आधे पेज से अधिक आ जाएगा। मैं अभी स्पष्ट कह दे रहा हूँ। तो देखिए इसको कैसे आप याद करेंगे, इतना याद आप नहीं कर पाएंगे। मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, समझ जाएंगे, याद हो जाएगा। देखिए कोई भी पदार्थ है, समझिएगा, मतलब कोई भी पदार्थ है, तो कोई भी पदार्थ है, थोड़ा सा हम समझ ही लेते हैं पहले कि चुंबक का परमाणुविक मॉडल क्या है। तो कोई भी पदार्थ है, तो कोई भी पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तो हम ये बात जानते हैं पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, और वो सूक्ष्म कण को ही हम अणु कहते हैं। और जो अणु होता है ना, ये अति सूक्ष्म कणों से भी मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया। मतलब पदार्थ जो है वो अणुओं से मिलकर बना होता है, और जो अणु होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो परमाणु होता है ना, तो परमाणु जो होता है, ये सपोज डेट एक हम फिगर बना दे आपको, ठीक है। ऐसे अगर मैं एक फिगर से आपको समझाऊं तो ये सपोज डेट ये हमारा एक परमाणु है, ठीक है ना। चलिए जी, ये हमारा परमाणु है। तो परमाणु है, तो परमाणु का केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है। और नाभिक में कौन कौन से चीज होते हैं, तो नाभिक में याद रखेंगे, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इस नाभिक के अंदर। और नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं, वृत्ताकार कक्षाएं, और जिसमें क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, गति करते रहते हैं। जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गति करते रहते हैं। इतनी बेसिक बात पता है ना आपको। चलिए जी, तो इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो वृत्ताकार कक्षाओं में तेजी से गति कर रहे हैं, तो इनकी गति के कारण क्या उत्पन्न होता है, तो इनके गति के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और दूसरी बात तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बस इतनी ही बात को आपको क्या लिख देना है, ठीक है ना। अब देखिए मैं एक बार यहाँ से बोल दे रहा हूँ, उसके बाद मैं पढ़ूंगा ना तो आपको यूं ही याद हो जाएगा। हमने अभी तक क्या आपको बताया कि जो पदार्थ होता है वो अति सूक्ष्म कणों से, मतलब पदार्थ बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे अणु कहते हैं। अणु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं, ठीक है। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, तथा नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वृत्ताकार गति करते हैं या वृत्तीय गति करते हैं, जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो इतनी बातें जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, यदि आप उसको समझ गए हैं तो देखिए वही बात हमने यहाँ पे लिखा है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझेंगे जी। क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि चुंबक का परमाणुविक मॉडल में हमें ये बात बताया गया कि इस मॉडल के अनुसार प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म, मतलब प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम अणु कहते हैं। मतलब प्रत्येक पदार्थ
सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिसे हम अणु कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद लिखा गया तथा अणु बहुत सारे अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिसे हम परमाणु कहते हैं। अब भैया अणु है वो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और उन्हीं कणों को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। फिर से कह रहे हैं कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है तथा नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। मतलब जो परमाणु है उसके केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं तथा नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कक्षाओं में गति करते हैं। मतलब क्या है कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो क्या करते हैं, लगातार गति करते रहते हैं। ठीक है ना। जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन गति के दौरान चुंबकत्व उत्पन्न करता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इन्हीं दोनों को हम चुंबकत्व कहते हैं। तो वही कहा जा रहा, अर्थात गति करने, इलेक्ट्रॉन के गति करने के दौरान चुंबकत्व उत्पन्न होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। कभी भी रटना नहीं है, हमें समझकर याद करना है। मैं देख रहा था कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर कंसिस्टेंट होकर मैसेज कर रहे हैं जब से उनको पता चला है कि हाँ बोर्ड एग्जाम 2025 की जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है, या हम कह सकते हैं जो पेपर आने वाला है वो 24 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको अभी पता चला कि 24 फरवरी से उनका एग्जाम होने वाला है, तो वो कंसिस्टेंट मैसेज कर रहे हैं कि सर मुझे बहुत ही डर लग रहा है, क्या करें, कैसे क्या करें, क्या पढ़ाई करें। तो मैं उनसे एक ही बात कहूँगा कि भैया भगत सिंह को आप याद रखिए। भगत सिंह उस समय की ये बात है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो भगत सिंह जब जेल में कैद थे, जेल में उनको डाल दिए थे अंग्रेजों ने, तो उस समय पर भगत सिंह ने एक ही बात कहा था। वो क्या कहा था कि भैया डरोगे तो मरोगे। सिंपल सी लाइन थी कि डरोगे तो मरोगे। तो इतनी ये छोटी सी लाइन है बट इसका उस समय पे मतलब जो था ना, मीनिंग था वो बहुत ही बड़ा था। और वही उस समय पर सभी युवाओं को जोश दिया और जुनून के साथ वो ताकत से लड़े। और शायद भगत सिंह का हमारे देश को मतलब आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान है। अदर बहुत सारे ऐसे नहीं है कि केवल भगत सिंह ही है, बहुत सारे हम कह सकते हैं जिन्होंने, बहुत सारे जो व्यक्ति हैं उन्होंने मिलकर आज़ाद कराया, पर भगत सिंह का एक मतलब बेहतर योगदान है, ये हम कह सकते हैं। तो वैसे ही मैं आपसे कहूंगा कि आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। और डरना नहीं है, अगर डरोगे भैया तो मरोगे, आप भी ये याद रखेंगे। अब मरने का मतलब वो नहीं है, ठीक है ना। मरने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर डरोगे, पढ़ोगे नहीं तो ये फेल हो सकते हो। तो मैं नहीं चाहता कि आप फेल हो, ठीक है ना। तो मन लगाकर अभी स्टडी आप कर लीजिए। चलिए इतनी बात समझ गए तो आगे हम बढ़े। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, थोड़ा सा 1 मिनट में वीडियो देख लूं। हाँ भैया चलिए, वीडियो बन रहा है, 20 मिनट होने वाले हैं आपको। चलिए अब देखिए हमारा आ गया नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन है तीसरा। देखिए तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति और आपेक्षिक चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है। अब इसका तात्पर्य का मतलब सिंपल सा, इन तीनों के बारे में विशेषकर आपको सब कुछ बताना है कि परिभाषा क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। इतनी आप काम कर देते हैं तो इतना बहुत रहेगा जी। तो चलिए सबसे पहले हम क्या जानेंगे, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि चुंबकशीलता किसे कहते हैं, ठीक है ना। चलिए चुंबकशीलता किसे कहते हैं इसको हम समझ लेते हैं। ये क्या हो गया भैया, सबसे पहले हम चुंबकशीलता समझते हैं। तो देखिए परिभाषा में लिखा है कि किसी पदार्थों के चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय मतलब चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को हम चुंबकशीलता कहते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे इसका फॉर्मूला होता है μ=b/h। सिंपल सा एक फॉर्मूला इन्होंने बता दिया है। देखिए यहाँ पे मतलब चुंबकशीलता का फॉर्मूला क्या होता है, चुंबकशीलता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं और μ=b/h होता है। अरे भैया यहाँ पे B क्या है, तो B है चुंबकीय प्रेरण। ये क्या है, चुंबकीय
प्रेरण। और यहां पे H क्या है, चुंबकन तीव्रता या चुंबकीय तीव्रता। और यहाँ पे म्यू तो आप जानते हैं चुंबकशीलता है। तो सिंपल सा हमने वही बात ना कहा कि कोई भी पदार्थ है, यदि कोई भी ये पदार्थ है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये बताया गया कि किसी पदार्थों की चुंबकीय प्रेरण, किसी पदार्थों की चुंबकीय प्रेरण और चुंबकन तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, आप कहेंगे कि किसी पदार्थों की चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। वही बात हमने लिखा है कि किसी पदार्थों के चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। सिंपल सा है। परिभाषा लिखने के बाद ये आप फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप लिख देंगे, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम जान लेते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं। ठीक है, अब चुंबकीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं, कह रहा है कि किसी पदार्थों की चुंबकन तीव्रता और उस पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसको चाई एम से प्रदर्शित करते हैं। किसे, चाई एम से प्रदर्शित करते हैं, चाई एम से प्रदर्शित करते हैं। I/H फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, समझिएगा। क्या हो गया भैया। ठीक है ठीक, देखिए यहां पे क्या हमें बताया गया, ध्यान से आप समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये बात बताया गया कि सपोज डेट कोई भी पदार्थ है, ठीक है ना, नीचे बनाऊं क्या, अरे भैया वही बात है, कोई भी पदार्थ है, ये तो बेसिक बात है, इतनी बात तो समझ गए हैं। चलिए ये कोई भी पदार्थ है, तो यहाँ पे हमें ये बात बताया कि कोई भी पदार्थ है तो किसी पदार्थों की जो चुंबकन तीव्रता होती है, चुंबकन तीव्रता, ठीक है, और H क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय तीव्रता भी हम कह सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, शॉर्ट में हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे I क्या है, चुंबकन तीव्रता है कोई भी पदार्थ का, और किसी पदार्थों की ये H क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात कहा गया कि किसी पदार्थों के चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। सिंपल सा है, यहाँ पे वही बात हमने लिखा है कि किसी पदार्थों के चुंबकन तीव्रता और उसी पदार्थ के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो सिंपल सा है, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चुंबकशीलता भी समझ लिए, चुंबकीय प्रवृत्ति भी समझ लिए। अब हम जान लेते हैं कि आपेक्षिक चुंबकशीलता किसे कहते हैं। सिंपल सा, ये भी ज्यादा हार्ड नहीं है। ये देखिए कह रहा है कि किसी चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता तथा वायुम की चुंबकशीलता के अनुपात को उस पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है ना। इसको म्यू एम से हम प्रदर्शित करते हैं, और म्यू एम इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट होता है। ठीक है जी। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी चुंबकीय पदार्थ है, ये सभी चुंबकीय पदार्थ की बात हो रही है। ठीक है ना, इससे कंफ्यूजन नहीं होना है, पदार्थ कहें या चुंबकीय पदार्थ कहें, दोनों बात हम अभी एक ही लेकर चल रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे चुंबकीय पदार्थ हमने लिख दिया, यहाँ पे चुंबकीय पदार्थ, कोई भी चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि किसी चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता, देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूं तो चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता को हमने किससे प्रदर्शित किया है, म्यू से। तो ये भैया म्यू ही तो है, इसका मतलब ये चुंबकशीलता है। ठीक है ना। तो ये क्या है, चुंबकशीलता है किसी पदार्थ की। ये म्यू नॉट कर दिया, तो म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है वायु की चुंबकशीलता, वायु की
चुंबकशीलता। तो एक बात याद रखेंगे, ये जो चुंबकशीलता है जो म्यू है चुंबकशीलता, ये किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता है। और नीचे वाला म्यू नोट क्या है, वायु की चुंबकशीलता है। और इन दोनों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। तो आप परिभाषा नहीं कह सकते हैं कि किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता तथा वायु की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, आप कहेंगे कि किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता तथा वायु की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। अब वही बात सेम हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता तथा वायु की चुंबकशीलता के अनुपात को उस पदार्थ का आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आसानी से आपको समझ में आ गई होंगी। ये देखिए, ये जो तीनों ये टॉपिक है ना, ये आपसे एक साथ पूछेंगे तो ये रियलिटी में कह रहा हूं 5 नंबर में आपसे पूछते हैं, ठीक है ना। बट अगर केवल चुंबकशीलता कह दे या चुंबकीय प्रवृत्ति या आपेक्षिक चुंबकशीलता, तो ये आपसे 2 नंबर में पूछेंगे जी, ठीक है ना। तो एक टॉपिक 5 नंबर का है, बट इसमें हमने तीनों आपको बता दिया, जिसमें तीनों का शॉर्ट क्वेश्चन पूछे तब भी आप आराम से लिख सकते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन तीनों कह पूछता है ज्यादातर, तो ऐसे आप लिख दीजिएगा, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ेंगे जी। चलिए ले लिए होंगे ना। चलिए अगला हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थों में अंतर बताइए। ये भी बहुत बार ये आपका टॉपिक पूछा गया है, ध्यान से समझ जाइएगा। मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थों में क्या डिफरेंट होता है, ये हमें बताना है। सिंपल सा है, ज्यादा इन दोनों में अंतर नहीं होता है। कभी कभी चुंबकीय पदार्थ का परिभाषा पूछ लेता है, मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, तो परिभाषा से ही तो इसका अंतर निकलेगा ना। तो सिंपल सा है, यहाँ पे हमने अंतर कहे या परिभाषित कहे, ये सभी आपको कहे तो ऐसे ही आपको लिख देना है। चलिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे हेडिंग डालना है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं समझिएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो प्रबल चुंबक को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। सिंपल सी बात है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रबल चुंबक, मतलब अति शक्तिशाली जो चुंबक होता है, जो तेजी से किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, तो उसी को प्रबल चुंबक हम कहते हैं। तो ऐसा कोई भी पदार्थ जो प्रबल चुंबक को प्रतिकर्षित करे, मतलब दूर हटाए, तो ऐसे चुंबक को हम क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। तो वही बात लिखा गया है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो प्रबल चुंबक को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रबल चुंबक मतलब अति शक्तिशाली चुंबक को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर हटाते हैं, ठीक है जी। एक बात याद रखेंगे कि ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ को कह रहा है ना कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ मतलब इसे चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाते हैं। इसका मतलब यदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ को हम एक धागे में बांधकर, ऐसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, इसको धागे में बांधकर ऐसे हम लटकाते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाता है, लंबवत हो जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। मैंने देखा है कि इस पर जब शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, मतलब शॉर्ट मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इस तरीके से पूछता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र के, फिर से नीचे आपको 4 ऑप्शन देंगे, समांतर रहता है, लंबवत रहता है, या घूमता रहता है, या इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, तो आपको बताना है क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ के है ना कि इसको जब हम लटकाएंगे तो वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा। चलिए जी, अगला हमारे आता है चुंबकीय प्रवृत्ति। अरे ये क्या हो गया भैया, थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर दिया गया है। चलिए, टाइपिंग में मिस्टेक, कोई नहीं, इसको मैं एक काम करता हूँ,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अब दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है जी, तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ हो गया। आप समझते हैं जी अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं वह पदार्थ जो प्रबल चुंबक को क्या करता है, प्रबल चुंबक को आकर्षित करता है या आकर्षित, मतलब वे पदार्थ जो प्रबल चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना। चलिए इतनी बात आप समझ गए। मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो प्रबल चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएंगे। मतलब ऐसा कोई भी पदार्थ है, ठीक है ना, देखिए ऐसा कोई भी पदार्थ है जो ये प्रबल चुंबक है, प्रबल चुंबक है, तो प्रबल मतलब शक्तिशाली चुंबक है, तो उसकी ओर ये आकर्षित हो जाएंगे, ये चले जाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना। इस चुंबक को मतलब क्या होता है कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ को हम क्या करते हैं, धागे में बांधकर इसको लटका देंगे तो ये क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है। इस बात को याद रखेंगे। तो वही बात कहा गया है कि इसे चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है। मतलब हम अनुचुंबकीय पदार्थ को हम एक धागे में बांधकर उसे स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ देंगे, लटकाएंगे चुंबकीय क्षेत्र में, तो वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। यदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ को लटकाएंगे तो ये लंबवत हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के। ठीक है ना। तो एक बात याद रखेंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का मतलब कि ऐसा कोई भी पदार्थ, ठीक है ना, ऐसा कोई भी पदार्थ है जो क्या करता है, जो प्रबल चुंबक की ओर, ठीक है ना, प्रबल चुंबक की ओर क्या होता है, प्रबल चुंबक की ओर प्रतिकर्षित होता है। प्रतिकर्षित मतलब ये प्रबल चुंबक है तो ये पदार्थ उससे दूर हटेगा। ठीक है ना। तो उस वाले पदार्थ को हम क्या कहेंगे, उस चुंबक को, उस पदार्थ को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। मतलब ऐसा कोई भी पदार्थ हो जो प्रबल चुंबक से दूर हटेगा, प्रतिकर्षित होगा, प्रतिकर्षित होगा, ठीक है, दूर हटेगा ये वाला पदार्थ, तो इस पदार्थ को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ का मतलब ऐसा कोई भी पदार्थ जो प्रबल चुंबक की ओर आकर्षित होगा तो उस पदार्थ को अनुचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अगला हमारा अंतिम जो आता है लौ चुंबकीय पदार्थ। तो ऐसा पदार्थ यहाँ पे लिखा गया, वह पदार्थ जो दुर्बल चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उसे लौ चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। मतलब ऐसा कोई भी पदार्थ है जो दुर्बल चुंबक, ठीक है, दुर्बल मतलब कमजोर जो चुंबक है, दुर्बल चुंबक, तो ऐसा कोई भी पदार्थ है जो क्या होता है, दुर्बल चुंबक की ओर आकर्षित होता है। देखिए ये प्रबल चुंबक है तो उसकी ओर तो आकर्षित सभी लोग हो जाएंगे, परंतु जो दुर्बल है, जो कमजोर है, उसकी ओर लोग जाएंगे नहीं जाएंगे। बट इसमें क्या होता है कि दुर्बल चुंबक की ओर वो पदार्थ आकर्षित होता है, जाता है, तो ऐसे पदार्थ को लौ चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो वही कहा जा रहा है, ऐसा पदार्थ जो दुर्बल चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उसे लौ चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे और याद रखेंगे। इसे भी चुंबकीय क्षेत्र में हम लटका देते हैं तो ये भी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है। मतलब लौ चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ को यदि हम दोनों को धागे में बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक चुंबकीय क्षेत्र में लटकाएं तो ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र के ही समांतर हो जाएंगे। परंतु जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है ये कैसा हो जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो टॉपिक है ये भी आपको आसानी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। इस चैप्टर में मात्र आपको इतना तैयार कर लेना है। आप सोच रहे होंगे कि सर अभी तो बहुत सारे टॉपिक हैं, शायद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे। मैं अभी आपसे कह दे रहा हूं कि आप जाइए और देखिए इस चैप्टर में कितने आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितनी बार पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो इतना आप तैयार कर लेते हैं। जिन विद्यार्थियों को मुझ पे भरोसा है आप इतना तैयार कीजिए, काफी रहेगा। जिस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन होते हैं ना उसको मैं कराता भी हूँ, जितना हो पाता है उतना कराता हूँ। अंत में मैं बता देता हूँ कि इन सभी क्वेश्चन को आप तैयार कीजिए।
कुछ चैप्टर से कम क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस चैप्टर से बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चन हम और भी बता देते तो अच्छा होता। भैया बता तो देंगे, बट आप कितना याद करेंगे, ठीक है ना। आप उतना याद कीजिए जिससे आपका काम चल जाए। आप 80%, 90%, 95% ला दी, उतना काफी है ना। कि 100% लाना है और 100% लाना है तो भैया बेसिक से स्टडी कीजिए। आप बेसिक से मैं स्टडी नहीं करा रहा हूं, मैं तो ओनली चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूं, क्योंकि समय कम है। आपका 14 चैप्टर है, मैं आपको बता दूं तो चैप्टर आपका 14 है फिजिक्स का आपका 14 चैप्टर है। तो अगर मैं फिजिक्स एक चैप्टर से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूं तो 140 तो आपको फिजिक्स के क्वेश्चन हो गए। अब केमिस्ट्री के आपके 10 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री के आपके कितने चैप्टर हैं, तो 10 चैप्टर हैं। अगर 10 लेता हूं तो 100 इससे हो गए, मतलब 240 क्वेश्चन तो केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री को हो गए। कितना आप तैयार करेंगे, केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं। न्यूमेरिकल छोड़ दीजिए, ऑब्जेक्टिव छोड़ दीजिए, रिएक्शन है वो छोड़ दीजिए, तब भी 240 आ रहे हैं। और आपके एक साल में 365 दिन तो हुए होते हैं ना, कितना तैयार करेंगे भैया। तो वही बात है, मैं जानता हूं कि कितना तैयार करना है कितना नहीं। तो पर डे अगर एक भी तैयार किए होते तो आपको तैयार हो जाता, अदरवाइज फिर भी वन शॉट वीडियो आपको मिल रहा है तो आसानी से पढ़ाई कीजिए। अब तो पता चल गया है कि फिजिक्स का आपको टाइपिंग वाइज चैप्टर वाइज नोट्स भी अवेलेबल हमने करा दिया है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं, ले लिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ले लिए हैं, तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। यदि आपने नहीं लिया है तो टाइपिंग अब हो गया है, हैंड रिटन नोट्स को आपको नहीं बल्कि टाइपिंग वाइज आपको नोट्स दिया जाएगा। ओनली 99 रुपए में फिजिक्स का आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों लेते हैं तो ओनली 149 में आपको दोनों मिल जाएंगे। तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए और नोट्स लेकर अपनी अच्छे से स्टडी कीजिए। बहुत ही बेहतरीन नोट्स बना है, मैंने देखा है, ठीक है ना। मैंने किसी और से मतलब कहकर नोट्स बनवाया था, ठीक है ना। जैसे कि मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं तो उसको मैंने देकर टाइपिंग करवाया, पैसे लगे मेरे, ठीक है। मैं जानता हूं कि पैसे भैया टाइपिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो पैसे तो लगेंगे, बट क्या है ना कि अच्छी क्वालिटी में आपको मिलेगा तो मुझे भी खुशी होगी। तो इसलिए मैंने टाइपिंग भी कराया, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं टाइपिंग करूं, ठीक है, और फिर से पढ़ूं अपना, तो ऐसे समस्याएं हैं जी। अदरवाइज चलिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करके और वहां से नोट्स आप परचेस कर सकते हैं। फिलहाल इतनी बात समझ में आ गया ना, कल मिलते हैं। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंटों का डाउट था कि सर हिंदी का आपने कहा था लेक्चर स्टार्ट करने को नहीं कर रहे हैं। भैया मैं कह रहा हूँ, प्रॉमिस किया हो ना, निभाऊंगा जरूर। तो इसीलिए मैं कल से आपका हिंदी की वीडियो आएगी और जैसे ही आती है लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 इस तरीके से आते जाएंगे, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेना है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।